हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों की मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना एक चैप्टर खत्म किया था जिसका नाम था वर्ग समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम होता है युगपत समीकरण, यानी कि जिसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखो, बचपन में ये चैप्टर जो है ना हम सब ने पढ़ा था और हम सब इसको एक नाम से और जानते थे। क्या नाम था उसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो इसका नाम हमने देखा था दो चर राशि वाले युगपत समीकरण, या फिर मैं कहूं रेखीय समीकरण। अब देखो, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समीकरण के बारे में समझा चुकी थी, वहां पर मैंने आपको रेखीय समीकरण भी समझाया था। क्या बताया था मैंने रेखीय समीकरण के बारे में? कि जब अगर किसी इक्वेशन में, किसी समीकरण में हमारे पास किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 1 होती है, उसी को हम बोलते हैं रेखीय समीकरण। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने इस तरीके से कोई दो इक्वेशंस लिख दी, 2x + y = 3 और एक मैंने लिख दी x + 2y = 5। ये मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तो देखो, अब इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास दो चर हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि दो चर होने चाहिए, तो एक x है और एक y है। अब इनकी जो उच्चतम घात है वो 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी एक है उच्चतम घात और यहाँ पर भी एक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास रेखीय समीकरण होगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए। अब इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? ठीक है, पहली बात तो ये युगपत समीकरण इन्हें क्यों बोला गया, इस बात पे आते हैं। तो देखो, युगपत समीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें जो साथ साथ में चलती हैं। तो जब भी हम इस चैप्टर में इक्वेशंस की बात करेंगे तो हम हमेशा एक साथ दो इक्वेशंस को लेके चलते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, यानी कि अगर मेरे पास दो चर राशियां हैं, तो कम से कम मुझे इन्हें सॉल्व करने के लिए दो ही समीकरण की जरूरत पड़ेगी। मैं इसको एक समीकरण से या दो से कम समीकरण से मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती किसी भी हालत में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम एक बात का कि जितने भी चर राशियों का मान हमें निकालना होता है उतने ही समीकरण भी हमारे पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे यहाँ पे कह देती कि यहाँ पे इस तरीके से, मान लो मैं यहाँ पे z भी लगा देती, 4z भी मैंने यहाँ पे लगा दिया होता। अब मैं कहती कि मुझे xyz का मान बता दो, तो आप किसी भी हालत में मुझे xyz का मान नहीं बता सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने मेरे पास चर राशियां होती हैं उतने ही मेरे पास समीकरण भी होने चाहिए। अब यहाँ पे चर तो कितने हो गए, 3 हो गए, लेकिन समीकरण कितने हो गए, 2। तो हम यहाँ से निकाल नहीं सकते। इसलिए इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि क्योंकि हम यहाँ पे दो चरों की बात करते हैं, तो इसलिए जो दो इक्वेशंस हैं, जो समीकरण है, वो भी हमें दो चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हम दो इक्वेशंस को हमेशा साथ साथ लेके चलेंगे इस चैप्टर में, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या था, हमने देखा युगपत समीकरण यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इसमें आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगी कि जिस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम पर्टिकुलर 3 मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर और कौन कौन से हमारे पास स्पेशल टाइप के मेथड्स होते हैं जिन्हें हम अलग अलग इक्वेशंस में, अलग अलग समीकरण में लगा के उसके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। देखो, मेन चीज़ क्या होती है, एक तो ये हमारे पास बेसिक तरीका है, लेकिन जो 3 तरीके और है ना, अब हमें ये खुद से इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि किस इक्वेशंस में, कौन सी इक्वेशंस में हमें कौन सा मेथड यूज करना है ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। क्योंकि एग्जाम में ऐसा बहुत कम देखा गया है स्टूडेंट्स आप लोगों के कि आपको कोई स्पेशल दे दिया जाए कि भाई विलोपन विधि से बताइए या प्रतिस्थापन विधि से बताइए, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। तो अब ये एग्जाम में आपको सोचना है कि आपको वहाँ पे कौन सी विधि लगानी है, आपको कौन सी विधि अच्छे से समझ में आती है, या फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी विधि यूज करनी चाहिए ताकि हमारा आंसर इजीली और जल्दी से आ जाए, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसका एकदम बेसिक तरीका। अब देखो, एक चीज और, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, x और y के मान निकालने हैं। और वो x और y के जो मान होंगे ना स्टूडेंट, जो आएंगे हमारे पास, वो ऐसे होंगे कि वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और हमारी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमें इन्हें साथ साथ सॉल्व करना पड़ेगा ताकि जो मेरे x y के मान आए वो मेरी दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो चलिए पहला मेथड देखते हैं कि पहले हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
देखो अब आपको क्या करना होता है, जो इसका बेसिक तरीका होता है स्टूडेंट्स, उसमें आपको क्या करना होता है कि आप यहाँ से किसी भी एक चर को अकेला कर लीजिए। अब चाहे आपकी मर्जी है, चाहे आप x को कर लो, चाहे आप y को कर लो, टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप किसको सॉल्व करना चाहते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल आपको x का करके दिखा रही हूँ, आप खुद से y का भी करके देख सकते हो घर पे। चलिए अब देखो, ये मेरी पहली इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो पहले समीकरण से मुझे क्या मिलेगा, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस y को जब मैं उधर लेके जाऊंगी स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस का y, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरा x अकेला नहीं हुआ, 2 बच गया ना, तो अब इस 2 को हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन में 2। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो समीकरण 2 से, यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, आप 2y को उधर लेके जाओगे, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2y, ठीक है जी। अब देखो, क्योंकि मुझे दोनों इक्वेशंस के लिए सेम मान चाहिए जो कि इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करें, तो यानी कि मुझे क्या, ये वाला जो x है और ये वाला जो x है आपस में बराबर ही तो होगा, तभी तो मैं उसे दोनों इक्वेशंस में, दोनों समीकरण में एक साथ रख सकती हूँ। तो यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि इसको डाल दीजिए 3 और इसको डाल दीजिए 4, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 और 4 का प्रयोग करते हुए बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिखनी है, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी क्वेश्चन करके आना है। चलिए अब देखो, ये x बराबर है, यानी कि जो हमारी बाईं तरफ है वो बराबर है, तो हमारा दायां साइड भी बराबर, दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर मेरी LHS बराबर है तो मेरी RHS भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 3 माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2y। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना अभी तक हम इन इक्वेशंस को सीख चुके हैं, बिल्कुल कैसे, हम इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो देखिए 3 माइनस वाई तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस का 4y। अब जो y वाले टर्म्स है उनको एक साथ ले जाइए और जो बिना y वाले टर्म्स है उनको एक साथ रख लीजिए। तो देखो इस वाले y को मैं इधर लेके आ रही हूँ और इस 3 को मैं उधर भेज देती हूँ, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 3। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, 3y इज इक्वल टू 7। तो y का मान यहाँ से क्या आ गया, 7 अपॉन में 3, ठीक है जी। ये हमारा क्या आ गया, y का मान आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल देंगे। अब x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, कहीं पर भी जहाँ आपका मन करे वहाँ पे आप x का मान रख दीजिए, चाहे पहली में, चाहे दूसरी में, चाहे तीसरी में, चाहे चौथी में। लेकिन ध्यान से रखिएगा, आपको जिसमें लगे कैलकुलेशन सबसे कम करनी पड़े उस वाली जगह पर रखिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पार्ट में मुझे कैलकुलेशन सबसे कम करनी पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पुट कर रही हूँ, ठीक है जी। तो देखो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये बनेगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 7 बाय 3। तो यहाँ से क्या बनेगा, y माइनस 14 बाय 3। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, 5 3 जा होता है 15 माइनस 14, तो आंसर आ गया 1 बाय 3। ये आ गया हमारे पास हमारे x का मान। अब देखो जैसे ही आप इन दोनों मानों को इस इक्वेशन में रखोगे, वैसे ही ये दोनों मान सेटिस्फाई करने चाहिए। एक बार इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपको ये दिखाने के लिए कि जो हमने मान निकाले हैं वो किस तरह से इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे जब मैंने x का मान रखा, इक्वेशन नंबर सेकेंड में मैं पहले रख रही हूँ, तो 1/3 प्लस 2 इंटू 7 बाय 3। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3, ये हो गया हमारे पास 14/3। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 15/3। ये किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। तो ये 5 के बराबर ही तो था, यानी कि जो हमने आंसर्स निकाले हैं वो एकदम ठीक है। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं। देखिए तो 2 इंटू
x का मान 1/3 प्लस y का मान 7/3 इज इक्वल टू 3 क्या आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, ये हो गया हमारे पास 7/3 और एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो 9/3, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 3 जो कि 3 के बराबर है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने अपने आंसर्स को निकाला और हमने सेटिस्फाई भी करा के देख लिया कि जो चीज़ हमने करी है वो हमारी ठीक भी है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड था जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अपनी तीनों विधियों की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं कि बेसिक तरीके से हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब की बार भी हमें क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशंस दी गई हैं, x + y = 10, x - y = 4 और हमें यहाँ पे x और y के ऐसे मान निकालने हैं जो कि इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों समीकरणों को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। तो देखो अब हम क्या करते हैं इस टाइप वाले में कि हम यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल का, किसी भी एक चर राशि का मान निकाल लेते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 से मुझे क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स, कोई भी एक वेरिएबल जो आपका मन करे। मान लीजिए पिछले क्वेश्चन में हमने x की निकाली थी, अब की बार हम y की निकाल के देख लेते हैं। तो समीकरण 1 से अगर मैं y का मान निकालना चाहती हूँ तो इस x को मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 - का x। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ समीकरण 2 से, अगर मुझे y का मान यहाँ पे फिर से निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बार y को लेके जाना पड़ेगा इधर और 4 को इधर। ये मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें चेंज इसलिए करी हैं क्योंकि यहाँ y के आगे स्टूडेंट्स माइनस का साइन है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा वेरिएबल हो ना वो पॉजिटिव रहे, जो मैं चर राशि ले रही हूँ, इसलिए मैं इस y को उधर ले गई ताकि वो धनात्मक बन जाए और इस 4 को मैं इधर ले आई। तो यहाँ से जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो ये मेरे पास बन जाएगा x - का 4। ठीक है जी, इनको नाम दे दीजिए 3 और इसको नाम दे दीजिए 4। अब देखो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या पता चलेगा, जब इनका बायां पक्ष बराबर है स्टूडेंट्स तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी कि ये दोनों वैल्यू भी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 10 - x = x - 4। अब x को एक साथ और बिना x वालों को एक साथ, तो देखो x को मैं इधर ले गई और इसको मैं इधर ले आई, तो ये हो जाएगा 10 + 4 और ये हो जाएगा x प्लस में x, ये हो गया 14 और ये हो गया 2x। 2 को नीचे ले आएंगे तो 14/2 = x, ये हो गया हमारे पास 7, यानी कि 7x का मान हमारे पास आ चुका है 7। अब फिर से वही इस y के x के मान को आप कहीं पे भी रख दीजिए, y का मान आ जाएगा आपका। मैं इसमें रख लेती हूँ, चाहे आप यहाँ रख लो, जहाँ पे भी आपका मन करे आप वहाँ रख सकते हो। तो हम लिखेंगे x का मान 4 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे y = 7 - 4, तो y = कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है जी, आई होप चीज़ें क्लियर हैं, आई होप आपको x और y का मान निकालना आ गया है। अब जैसे मैंने आपको सेटिस्फाई करवा के दिखाया था कि आप जब इन दोनों मानों को इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके यही आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझना, क्योंकि वो हमारे आगे आने वाले भी जो हम मेथड सीखने वाले हैं उसमें काम आने वाली है। हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि युगपत समीकरण हमें कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि अगर हम उसका बेसिक तरीके से सॉल्यूशन निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी एक चर राशि को अकेला कर दिए, ठीक है, चाहे x को कर लो अकेला, चाहे y को कर लो अकेला, और फिर जो आपके पास क्वांटिटी जो एक्सप्रेशन बन के आएगा उन दोनों को बराबर रख दो, वहाँ से आपके पास दूसरे चर राशि का मान आ जाएगा, उसको पुट कर दो तो आपके पास पहले वाले का भी मान आ जाएगा। इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखो एक चीज़ और, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये बता दो कि जो ये युगपत समीकरण होते हैं या मैं कहूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं, अगर आप कहोगे तो जनरल फॉर्म में इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में। तो देखो ये हमसे हमेशा पूछा जाता है, तो ये जो आपको फोटो दिखाई देगा ये कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा, a1x + b1y + c = 0। इसी तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा a2x + b2y + c2 = 0। अब ये मत देखो, ये मत सोचना कि पता नहीं मैम ने ये क्या लिख दिया, बहुत आसान सी चीज़ लिखी है मैंने। क्या लिखा है मैंने, एक मैंने x लिखा, एक मैंने y लिखा, ठीक है,
एक मैंने x के साथ कोई नंबर लिख दिया, एक मैंने y के साथ कोई नंबर लिख दिया, और एक मैंने ऐसा नंबर लिखा कि ना तो जिसके साथ x है ना ही जिसके साथ y है। बस मैंने इतनी सी चीज़ लिखी है। अब देखो क्या लिखा है और समझो इसको कैसे आएगा ये क्वेश्चन आपके पास। आपको ऐसे तरह के कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन दे देगा और आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि भाई, और दो इक्वेशन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको दे दिया 3x + 2y = 6 और आपको दे दिया गया माइनस का 5/3x + 2/3y = माइनस का 9। ये आपको मान लीजिए दो इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ लिया जाएगा यहाँ से, a, b और c के आपको मान बताने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि ये जो दो मैंने स्टैंडर्ड समीकरण लिखे हैं इनके = में 0 है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वहाँ पे मेरे पास = में 0 नहीं है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसके = में 0 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगी मैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, दाएं पक्ष में लिखा हुआ है, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगी। तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा जैसा कि मेरे को फ़ोटो इसकी चाहिए थी, है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो देखो बस बोर्ड पे ध्यान से देखते जाओ, इसको आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक समझने वाली चीज़ है, तो समझते चलिए ध्यान से। अब देखो मैंने यहाँ पे a1 a2 क्यों लिखे थे, देखो ध्यान से, क्योंकि जब मैंने x के साथ ये वाला मान देखा और जब मैंने x के साथ ये वाला मान देखा तो दोनों अलग अलग है ना, और दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इनको a1 a2 बोला। फिर जो चीज़ y के साथ लिखी हुई थी उसको मैंने b1 और दूसरी क्वेश्चन में उसको मैंने b2 बोला। इसी तरीके से एक ऐसा भी नंबर था जिसके साथ ना तो x था ना ही y था, तो उस नंबर को हमने c1 c2 बोल दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि a1 का मान कितना है यहाँ पे, तो a1 मुझे मिल जाएगा 3। इसी तरीके से कोई b1 का पूछ ले आपसे तो ये हो जाएगा 2, c1 का कोई पूछ ले तो ये हो जाएगा -6। एक चीज़ और, साइन का आप यहाँ पे बहुत ध्यान रखेंगे, चिन्ह आपको नहीं छोड़ने हैं। इसी तरीके से अगर मैं a2 की बात करूं तो जो x के साथ लिखा हुआ है यानी कि -5/3, b2 की बात करूं तो जो y के साथ लिखा हुआ है यानी कि 2/3, और c2 की बात करूं तो ये है हमारे पास 9। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी इक्वेशन को, समीकरणों को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि अभी एक आने वाली विधि है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणन, जिसमें हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इन दोनों वैल्यूज़ का मान निकालेंगे, तो उसमें हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहीं पे समझा दिया, और किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको विधि के टाइम पर ही समझाऊंगी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। कोई डाउट है, कैसा भी डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने सीख लिया, समीकरण के बारे में देख लिया, हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में देख लिया, हमने इनको कंपेयर करना सीख लिया, हमने एक इनका बेसिक मेथड भी सीख लिया। अब हम चलते हैं अपनी तीनों विधियों की तरफ, जो कि हमारे चैप्टर का मेन पार्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं अपनी तीनों विधियों के बारे में। तो सबसे पहली है हमारे पास यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो, जब हम लोग स्कूल्स में थे तो आपने देखा था कि जब टीचर्स डे होता था, जैसे कि हमारा अभी अभी निकला भी है, तो टीचर्स डे के टाइम पे क्या होता था कि जितने भी सारे स्कूल के जो हमारे सीनियर्स होते थे, यानी कि जो 11th-12th क्लास के जो गर्ल्स होती थी, बॉयज़ होते थे, वो क्या करते थे, अपने टीचर्स के सब्स्टिट्यूट बनते थे, और उस दिन अब हमारे टीचर्स की जगह, सब्जेक्ट टीचर्स की जगह वो हमें पढ़ाने के लिए हमारी क्लासेस में आया करते थे। तो यहाँ पे हमने क्या करा था कि जो एक्चुअल चीज़ थी उससे हमने, ठीक है, एक्चुअल चीज़ को हमने एक और चीज़ से हमने क्या कर दिया था, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, यानी कि उसको प्रतिस्थापित कर दिया था। मतलब जो ओरिजिनल चीज़ थी उसको हमने हटा दिया, और जो वहाँ पे उसकी जगह पे हमने टीचर्स बनाए थे, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उनको हमने वहाँ पे रख दिया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसको हम वहाँ से हटा के उसकी जगह पे एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हम अपनी इक्वेशंस को, अपने समीकरणों को सॉल्व कर पाएँ। तो ये है हमारा पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर सेकंड आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, एलिमिनेट कर दो। जैसे कि हम जितने भी रियलिटी शोज देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर रोडीज की बात हो, इंडियन आइडल की बात हो, डांस इंडिया डांस की बात हो, बहुत सारे शोज हम जैसे देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब वीकली चीज़ें होती जाती हैं, फॉर एग्जांपल डांस हो रहा है तो परफॉर्मेंस के बाद कोई ना कोई एक पार्टिसिपेंट को वहाँ से निकलना होता है, आउट होना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेट होना, यानी कि वहाँ से उस कंपटीशन में से उसको निकल जाना,
ठीक है, यानी कि उसका विलोप हो जाता है, वो चीज़ें वहाँ से चली जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही काम आप देखोगे हमारे सेकंड मेथड में, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। फिर उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे टर्म्स को बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वज्रगुणन विधि। ठीक है, आई होप तीनों चीजें समझ में आई होंगी। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन, विलोपन और तीसरी हमने देखी वज्रगुणन। ठीक है जी, तो 3 मेथड है हमारे पास, तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है x + 2y = 7, 2x + y = 5 और हम सबसे पहले सीखने वाले हैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड कि किस तरीके से हमें प्रतिस्थापन विधि को इस क्वेश्चन में लगा के x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, अभी आप पहले बोर्ड पे देखिए, कोई आपको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना। लेकिन जब मैं पहली बार आपको समझा रही हूँ तो इसको बिल्कुल ध्यान से आप समझो, बोर्ड की तरफ देखते हुए। देखो क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशंस में से, दोनों समीकरणों में से जिस भी वेरिएबल का आप, जिस भी चर राशि का आप मान निकालना चाहें आप निकाल सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने अपने बेसिक मेथड में देखा था। जैसे कि अगर मान लो मैं सबसे पहले पहली वाली समीकरण से x का मान निकाल लेती हूँ। ठीक है, एक चीज और है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान रखोगे कि आपको हर एक चीज को लिखना भी है कि आप कौन से समीकरण से किसका मान निकाल रहे हो और किस वाली इक्वेशन में, किस वाले समीकरण में रख रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम पे ना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने कौन सी इक्वेशन से मान निकाला था और कौन सी इक्वेशन में रखना है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इन चीजों को बिल्कुल लिख के करिएगा। जैसे कि अब हम निकाल रहे हैं समीकरण 1 से मान, तो समीकरण 1 से यानी कि बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या निकाल लिया? x का मान। तो x का मान निकालने के लिए क्या, इस 7 2y को मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा और ये हो जाएगा माइनस का, तो 7 - 2y। अब देखो नाम क्या है इसका? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि अब इस x की वैल्यू को ना मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, जो मेरे पास दूसरे समीकरण है। अब देखो तो हम क्या करा, हमने x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यानी कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अब ये 2 तो एज इट इज रहेगा। अब इस x की जगह पे मुझे क्या नंबर रखना पड़ेगा? ये वाला। तो इस x की जगह पे मैंने रख दिया 7 - 2y। फिर यहाँ पे क्या चल रहा था? y = में यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए मुझे इस 2 की मल्टीप्लाई 7 में और इस 2 की मल्टीप्लाई 2y में, दोनों में करनी पड़ेगी। तो जब हमने 7 2 जा करेंगे तो 14 और 2 2 जा ये आएगा 4y प्लस y = 5। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे होगा माइनस और साइन आएगा बड़े वाले का, तो यहाँ पे आएगा 14 - 3y = में 5। अब देखो इस 5 को मैं इधर लेके जाऊंगी और इस 5 को मैं ले आऊंगी इधर, तो ये बनेगा 14 - 5 = 3y। जैसे ही 14 में से 5 जाएगा तो ये बनेगा 9 = 3y। और क्योंकि मुझे y का मान निकालना है तो y को अकेला करना पड़ेगा, तो मैं इस 3 को भी नीचे ले आऊंगी, तो ये बन जाएगा 9/3 = y। यानी कि यहाँ से मुझे पता चलता है कि जो y का मान है मेरे पास वो आ चुका है 3। ठीक है जी, अब देखो आपको क्या करना है कि ये जो हमारे पास y का मान आया है स्टूडेंट्स, इसको आपको पुट करना है यहाँ पर। जो आप एक वेरिएबल का आपने सब्स्टिट्यूशन बनाया था, बिल्कुल आपको वहीं पे पुट करना है। तो देखो इस y का मान जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो क्या बनेगा, ये x = 7 - 2 × 3। तो ये बनेगा 7 - 6 और प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो आंसर आ चुका है 1। तो x का मान हमारे पास आ चुका है 1। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आप चाहे तो इसको y के मान को कहीं भी रख सकते थे, यानी कि 1 में, 2 में, यहाँ पर कहीं पे भी रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रखोगे ना तो सबसे जल्दी आंसर आएगा आपका, सबसे कम कैलकुलेशन के साथ आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर रखिएगा। दूसरी चीज़ कि जब आप x और y के मान निकाल के आएंगे उनको इस तरीके से कोशिश करिएगा कि बॉक्स में बंद करके आइएगा। ठीक है, इससे होगा क्या, हमारे जो आंसर्स हैं हाईलाइट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे अगर आपसे कभी इसमें क्वेश्चन में गलती हो भी गई ना, तो
एग्जामिनर आपको इन दोनों नंबर्स के, इन दोनों आंसर्स के बेसिस पे ही आपको फुल नंबर दे देगा, ठीक है। तो उसको भी अच्छा लगेगा ये देख के कि कॉपी सुंदर सी होनी चाहिए, तभी तो आपको भी मन करेगा ना। अब आप खुद सोच के देखो, आप खुद टीचर बनने वाले हो, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपके बच्चे सुंदर सुंदर काम करें, आपके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एग्जामिनर भी आपसे उम्मीद रखता है। तो कोशिश करिए कि थोड़ी जो हाईलाइट करने वाली चीज़ है उनको हाईलाइट रखिए। एक चीज़ और देखो, हो सकता है कि अभी कहीं पे किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत रही हो इस मेथड में, तो अभी हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी कोई डाउट होगा वो सब आपको क्लियर हो ही जाएगा। और एक चीज़ और, जब मैं आपको ये तीनों मेथड सिखा दूंगी, यानी कि प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रघूर्ण, तो उसके बाद हम लोग एक ऐसी टिप देखेंगे कि जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन हमारे सामने आया है तो हम उसे किस मेथड से सॉल्व करें ताकि वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जितनी भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, जितनी भी वीडियोस आपके लिए आ रही हैं, उनको कॉन्टीन्यूसली और बिल्कुल ध्यान से और समझ के देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी मेथड में अभी हम चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल ऐसे दिमाग में ना सेट हो जाए सारी चीज़ें। तो जैसे कि अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29। हमें इसको फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन अच्छी सी, सिंपल सी, सुंदर सी लग रही है, तो मैं यहीं से अपना मान निकालूंगी किसी भी चीज़ का, चाहे x का चाहे y का। तो फिर से हम यहाँ पे x का मान ले लेते हैं, क्योंकि x मुझे पहले से ही यहाँ पे धनात्मक दिखाई दे रहा है। कोशिश करिए कि जो चीज़ आपको धनात्मक दिखाई दे रही है उसी का मान आप निकालें, बस होगा कुछ नहीं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहेगी, क्वेश्चन देखने में ना आपको डरावना कम लगेगा, इसीलिए मैं आपसे ऐसा बोल रही हूँ। तो देखो, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए, यानी कि बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए हम यहाँ से निकाल लेंगे x का मान। तो x का मान जब आप निकालोगे तो इस y को आपको उधर लेके जाना पड़ेगा, y यहाँ पे माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस का 2। चलिए ये आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे, कहाँ पर, हम करेंगे 2 में, क्योंकि 1 से तो हमने मान निकाला है ना, अब हमें इसे 2 में रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि इक्वेशंस को नाम जरूर दीजिएगा। तो अब हम करेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ही आप इस x का मान इस इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो देखो क्या होगा, इस 2 को एज इट इज छोड़ देंगे, x की जगह पर क्या आ जाएगा, y प्लस का 2। ठीक है, इतना पोर्शन हमने खत्म कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, 3y लिखा हुआ है तो 3y लिख देंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू, और यहाँ पे 29 है तो 29। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इस 2 की मल्टीप्लाई हम y में, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई हम 2 में, तो देखो क्या बनेगा, 2y प्लस 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 29। अब देखो 2y और 3y प्लस प्लस के हैं तो प्लस होंगे, तो ये हो जाएगा 5y, इस 4 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 29 माइनस 4, यानी कि 5y इज इक्वल टू, ये कितना आ गया हमारे पास, 25। यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25/5, यानी कि y का मान आ चुका है स्टूडेंट्स हमारे पास 5, 5 या 25, तो यानी कि y का मान आ चुका है 5। चलिए y का मान आ चुका है, अब हम चलते हैं x के मान की तरफ। कैसे निकालेंगे x का मान, कि जो भी हमने ये x के मान को निकाला था प्रतिस्थापित करने के लिए, वहीं पे इसको रख देंगे। तो y का मान रखने पर, ठीक है, अब कहाँ रखेंगे, x इज इक्वल टू, y का मान कितना है 5 और यहाँ पे आ गया 2, तो x का मान कितना आ चुका है यहाँ से 7। तो आपने देखा कि जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर हमारे पास मतलब इनका आंसर क्या आएगा, x का मान 7 और y का मान हमारे पास आ चुका है 5। तो कुछ नहीं करना, बस जो इक्वेशन है उसमें से किसी एक का मान निकालिए, दूसरी में रखिए, सॉल्व करते जाइए, आपके पास कोई भी एक मान आ जाएगा और इस मान को फिर से आप वहाँ पर रख दीजिए, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। 2 बार हमें इस वैल्यू को पुट करना है तो आपका आंसर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे को 2 वेरिएबल निकालने हैं ना, तो इसलिए हमें 2 बार ही पुट करना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा इसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं, 7 माइनस
7x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू y। अरे ये कैसी इक्वेशन आ गई? तो देखो ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान काम कर दिया इसने, क्योंकि हमें इसने ऑलरेडी दे दिया है कि x इज इक्वल टू वाई है। तो देखो हम यहाँ पे इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि उसने हमें ऑलरेडी दे दिया है कि x जो हमारा y के बराबर है, यानी कि x के यहाँ पे मैं y पुट कर सकती हूँ, तो हम लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्टली समीकरण 2 का, इस तरीके से लिखिए, 2 का प्रयोग करते हुए। अब क्योंकि हमने यहाँ पे समीकरण 2 का प्रयोग किया है तो हम इस मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो मैंने क्या करा, x की जगह पर y रख दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 7y माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। अब देखो सॉल्व करोगे तो 4y इज इक्वल टू 4। अब ये 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि जो हमारे पास y का मान है वो आ चुका है 1। अब क्योंकि x और y बराबर है तो x का मान भी कितना आ जाएगा यहाँ से? 1। ठीक है, तो ये जो अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन था ना, ये तो हमारे लिए बहुत ही सुपर डुपर इजी बना दिया था उस एग्जामिनर ने ही। चलिए, तो समझ में आया आपको कि किस तरीके से इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो देखिए, अब फिर से हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 22। फिर से वही काम, अब आप चाहो, जिनको आ चुका है समझ में, आप मेरे साथ साथ कर सकते हो। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब किसी भी इक्वेशन से आप कोई भी एक मान निकाल लो। मान लो कि मैंने अब लिख दिया, इस बार हम y का मान निकाल लेते हैं। हर बार हम x का ही ले रहे हैं, एक बार y का भी लेके देख लेते हैं। तो समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए, समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए क्या पता चलेगा यहाँ से? अगर मैं y का मान निकालूंगी तो मुझे इस 2x को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये बनेगा 5y इज इक्वल टू 12 माइनस में 2x, और इस 5 को भी हटाना पड़ेगा, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में यहाँ पे नीचे। तो ये मेरे पास आ चुका है y का मान। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखते थे कि y का मान इक्वेशन यानी कि समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हमने ये मान 1 से निकाला था तो अब हम इसको 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें y की जगह पे रखनी है ये वैल्यू। तो 4x तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 4x का 4x, 9 का 9 रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन में 5, और इज इक्वल टू में चलेगा 22। अब देखिए सॉल्व करना शुरू करेंगे। बस आपको कुछ नहीं, एलसीएम वेलसीएम लेना है, प्लस माइनस करना है, बस सिंपल कैलकुलेशन जो अभी तक हम सीखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x। अब जैसे ही आप इस 9 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे तो 9 12 जो कितना होता है? 108, और 9 2 जो होता है 18 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 22। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 108 माइनस का 18x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 22। अब देखो 20 और 18x यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 108 अपॉन में 5 चल रहा है इज इक्वल टू 22। इस 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये बनेगा 2x प्लस 108। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 11। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या, इस 108 को आपको इधर लेके जाना पड़ेगा। तो 2x इज इक्वल टू 110 माइनस 108, तो क्या मिलेगा हमें? 2। ये किसके बराबर है? 2x के। तो x का मान यहाँ से आ चुका है क्या? 1। ठीक है, ये आ गया x का मान। अब x का मान कहाँ रखेंगे? जो हमने वैल्यू निकाली थी। तो देखो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन में 5, तो ये बनेगा 12 माइनस 2 अपॉन 5, तो ये बनेगा 10 माइनस 10 अपॉन में 5। कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि जो y का मान आ चुका है हमारे पास वो आ चुका है 2, यानी कि हमें दोनों मान निकल चुके हैं, एक x का 1 और y का 2। तो आज हमने देखा स्टूडेंट्स किसके बारे में? प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, कि किस तरीके से हम इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और किसी तरह का डाउट है या कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 और नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।